नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। बायो साइंस जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर 2 क्लास हो गई थी, तो इस क्लास को देखने से पहले 2 क्लास पहले देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन अपन कर लिए थे। ठीक है, किन्हीं को ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिस व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेजें, आपको परमिशन देंगे, उसके बाद में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको क्या है कि सारा एग्जाम पैटर्न के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट वाइज आपका वहाँ पे स्टडी होगी। ठीक है, देखिएगा 100 क्वेश्चन था, उसके अंदर रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि ब्लड सेल होती है वो मोस्टली 3 प्रकार की होगी, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं जिसको। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेनुलोसाइट कोशिका नहीं है। देखिएगा, WBC इज डिवाइडेड इन द WBC, इनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक है अग्रेनुलोसाइट। WBC की सरफेस पे पाए जाने वाले ग्रेनुल्स कण और अकण, उसके आधार पे 2 प्रकार के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रेनुलोसाइट के अंदर NEB, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इसोफिल्स। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखिएगा, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये ग्रेनुलोसाइट WBC का टाइप है। अग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रेनुलोसाइट कोशिका नहीं है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये क्या है? तीनों ही क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट्स है। परंतु यहां पे लिखा हुआ है नहीं है, ये बेसोफिल्स है, वो ग्रेनुलोसाइट नहीं है। तो ये किस टाइप का है? एग्रेनुलोसाइट्स है। एग्रेनुलोसाइट के अंदर 2 प्रकार की सेल रहेगी, जिसके अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इस प्रकार से याद करना। WBC आर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, फर्स्ट इज द ग्रेनुलोसाइट और सेकेंड इज द एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर मैंने ट्रिक बता दिया है, नेब, NEB, नेब, नेबर, पड़ोसी, नेब, और उसके अंदर ये हो गया है ML, नेब ML, नेब ML। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसका बच्चों क्वेश्चन 101 का क्या कौन सा राइट हो गया? B इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फंक्शन ऑफ द ब्लड। आपने देखा होगा कि ब्लड है, रक्त है, ये शरीर के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशन है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन है, वो ऑर्गन, सेल, टिश्यू तक पहुंचता है, वापस आता है। इस प्रकार से कहें कि ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस प्रकार से रक्त का मुख्य कार्य के अंदर टाई करना। जब ब्लड का क्लॉट होता है, सॉरी ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्लेटलेट्स वहां पे क्या होगी? एक्टिव हो जाएगी, और जिसकी वजह से ब्लड जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाएगा। एक टाई का काम करता है, ब्लड करता है। इसके बाद में
ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड एक बफर का कार्य करता है। जब ब्लड बॉडी के अंदर बहता है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड गर्म होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, नियमित रहता है, कंट्रोल रहता है, सामान्य रहता है। तो इस प्रकार से ब्लड के फंक्शन के अंदर ये सारे काम हो गए। डी इज ए करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, दूसरा फंक्शन ऑफ द ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। रक्त समूह जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, जिसके अंतर्गत ब्लड ग्रुप 4 प्रकार से हैं। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। इसके अंतर्गत जो ब्लड है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो सभी से ब्लड ले सकता है, वो है ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको ब्लड दे सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन सा है? ओ नेगेटिव। तो इसके अंदर 103 का रिसिपिएंट है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, डोनर के रूप में है ओ नेगेटिव, सभी को ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर मेरा चार्जर लगा दो, कहाँ किस में है? 1 मिनट चार्जर लगा देता हूं मोबाइल को। अरे ओ मारियो। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड वेसल्स में ऊतकों की बनी हुई 3 परतें पाई जाती है, इनमें से कौन सी है? ब्लड वेसल्स के अंदर जो लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी? ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया। एडवेंटिया आउटर लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, ये इनर लेयर होती है, ये मिडिल लेयर होती है। इस प्रकार से बात करें, ऑल ऑफ द एबो, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बच्चों कभी भी स्ट्रेस के साथ में नहीं पढ़ना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। हार्ट की सबसे आंतरिक परत होती है, ए लेयर ऑफ द हार्ट इज ए मोस्टली 3 प्रकार की लेयर होती है, जो पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम जो इनर लेयर होती है। इस प्रकार से बच्चों यहां पे लिखा हुआ है इनर लेयर, कौन सी लेयर होगी बच्चों? ये वाला एंडोकार्डियम। और भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना है, जिस वर्ड के अंदर एन आ रहा है उसका मतलब क्या हुआ? इनर, एन इनर, ऐसे याद रख सकते हो। और यहां पे वर्ड आया है बच्चों कार्डियो, कार्डियम। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट, हेपेटो इज रिलेटेड टू लीवर। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। मेट्रा इज रिलेटेड टू यूटेरस, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि उसके अंदर भी आएगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। कार्डिया जैसे ही आता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है हार्ट की लेयर है। मेट्रा आता है तो उसका मतलब है यूट्रस की लेयर है। अब कौन सी लेयर है वो तो आप देखोगे तब, पेरी है या एंडो है। तो मैं कहूं मायोकार्डियल इज ए मिडिल लेयर, पेरिकार्डियम आउटर लेयर,
एंडोकार्डियम में एन आ रहा है तो मैं बोलने की जरूरत नहीं है, ये इनर लेयर हो जाएगी। और पेरिओस्टियम बच्चों, यहां पे पेरी तो है, आउटर तो है, परंतु क्या है, किसका है, किसकी कवरिंग लेयर है? ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन, बोन की कवरिंग लेयर होती है बाहर की। आया समझ में? आंसर क्या पूछ रहा है, इनर लेयर कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम, बी इज ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रूण काल में दोनों आलिंदों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, वो कहलाता है, देखिएगा बच्चों, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उस दौरान फीटल सर्कुलेशन का पैटर्न अलग होगा एंड एडल्ट सर्कुलेशन होता है, वो पैटर्न अलग होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं कहूं कि ड्यूरिंग द भ्रूण काल, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, मान लीजिए ये हार्ट है, इनके अंदर ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, यहां आलिंद की बात किया गया है, इसके बीच में क्या है, एक होल है, एक छिद्र है, वो पाया जाता है। यहां पे एक होल होता है जिसके अंदर यहां से ब्लड इसके अंदर आता था, यहां पे जो होल होता है उसको फोरामेन ओवल के नाम से जाना जाता है, F.O के नाम से जाना जाता है, फोरामेन ओवल। परंतु एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल आफ्टर द बर्थ ये चेंजेज आते हैं और जिसकी वजह से ये यहां पे क्या है, होल है, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से ब्लड चलता है एडल्ट के अंदर। परंतु पहले क्या होता था कि यहां पे लंग्स क्या था, क्लोज था, बंद था, स्टार्ट नहीं हुआ था, ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड यहां से जाए इसमें जाकर के पूरे हार्ट के अंदर सप्लाई हो रहा था। तो इस प्रकार से यहां पे जो छिद्र होता था, होल होता था, उसका नाम है फोरामेन ओवल। किसके अंदर है बच्चों? इसका बी जे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, माइट्रल वाल्व को एक अन्य नाम से जाना जाता है। अब माइट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, ए इज ए करेक्ट आंसर। अब एक बात बताता हूं आपको, जब ये हार्ट के बारे में, ये वाल्व के बारे में बात आती है तो आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए, कौन सी? मैं कहूं मान लीजिए ये हार्ट है बच्चों, इस हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर हो गए। इस चेंबर के साथ साथ में 4 क्या होंगे, वाल होंगे, 4 वाल होंगे। एक यहां पे वाल होता है, ठीक है बच्चों, कौन सा कलर लूं? ब्लू कलर ले लेता हूं, देखो हीरालाल बोल रहा है। अब देखिए एक वाल्व यहां पे होता है, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, 4 वाल होते हैं। ये 2 वाल होते हैं उसको एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल बोलते हैं, ये दोनों वाल होते हैं वो सेमी ल्यूनर वाल होते हैं। ये वाल होता है वो लंग्स के अंदर जाता है ब्लड, ये वाल होता है वो ब्लड है वो पूरा बॉडी के अंदर जाएगा। यहां पे वाल होता है उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल, एओर्टिक वाल के नाम से जाना जाता है। यहां पे जो वाल होता है वो पल्मोनरी वाल बोलते हैं। दूसरा है यहां पे वाल होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। और यहां पे वाल होता है वो क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल।
ये इतनी जानकारी आपको बेसिक ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो उकड़ सुकड़ हो जाएगा। जब उकड़ सुकड़ कैसे होगा, इसका इधर इधर का इधर जा सकता है। मैंने एक ट्रिक बताया था आरटी, जो राइट साइड के अंदर जो वाल होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया, ये राइट साइड है, इसको ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। जब राइट साइड में ट्राइकस्पिड है तो लेफ्ट साइड में माइट्रल वाल होगा। माइट्रल वाल का दूसरा नाम बाइकस्पिड वाल है। और लंग्स के अंदर ब्लड जा रहा है, मतलब कौन सी आर्टरी कौन सी वेन लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है। इस कंडीशन के अंदर बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व कहलाएंगे। वो पूरा बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा है और यहां पे जो वाल्व होता है उसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अब इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है तो आपके 1 नंबर ऊपर वाला जेब के अंदर होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वीवीआई के अंदर जाता है। इस प्रकार से बात करें, माइट्रल वाल्व है, इसको बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व होता है, जो सेमिल्यूनर वाल्व होता है, जो लंग्स के अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाता है। ये वाल्व ओपन होगा और पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है, एओर्टिक वाल्व से आगे जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ट के राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो कपाट पाया जाता है उस कपाट का नाम क्या है। देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, मैंने ट्रिक बताया था आरटी, और टी से ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। 110 नंबर का क्वेश्चन ये बता रहा है कि ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं या ब्लड सप्लाई हो रही है, उसको क्या कौन सी आर्टरी करती है, कोरोनरी आर्टरी। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। और हेड को ब्लड सप्लाई कर रही है वो कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लीवर के द्वारा होने वाला रक्त का परिसंचरण होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पोर्टल सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। लीवर के द्वारा जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होगा, पोर्टल सर्कुलेशन होगा। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन वह सर्कुलेशन जिसके अंदर एओर्टा से ब्लड लेकर के पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई होता है और एक सिस्टम से आता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वह सर्कुलेशन जिसके अंदर राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो लंग्स के अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाएगा और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। इस प्रकार का होने वाला सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। जब पूरे हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी के अंदर सेल टिश्यू ऑर्गन तक ब्लड जाता है और फिर बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। और लीवर के अंदर होने वाला सर्कुलेशन होता है वो पोर्टल सर्कुलेशन होगा। हार्ट के संकुचन की तरंगें सर्वप्रथम आरंभ होती है। आपने देखा होगा कि हार्ट के अंदर एक कंडक्टिंग सिस्टम पाया जाता है जिसके अंतर्गत एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और प्रोकेंजी फाइबर्स होते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले जो हार्ट की जो तरंगे हैं, वेव है, वो अपियर होती है, वो एसए नोड होता है, एसए नोड से होगा। एसए नोड को हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। एक नेचुरल पेसमेकर होता है हार्ट का। दूसरी बात करते हैं, आपने देखा होगा
ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, 113 का, बहुत इंपॉर्टेंट है परंतु बहुत गलत है। ठीक है, अब देखिएगा, कंडक्टिंग सिस्टम जिसके अंतर्गत हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसके अंदर जो पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, एसए नोड होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंडीशन उत्पन्न होती है। सबसे पहले एसए नोड होता है, उसके बाद में एवी नोड, उसके बाद में आप देखिएगा ये हार्ट है, इसके अंदर एसए नोड, उसके बाद में एवी नोड और उसके बाद में फुर्केंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज और उसके बाद में फुर्केंजी फाइबर्स। कैसे होता है देखिएगा, सबसे पहले ये हार्ट है, इसके अंदर यहां पे होगा एसए नोड, यहां पे होगा एवी नोड और उसके बाद में फुर्केंजी बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज और उसके बाद में ये है बंडल ऑफ हिज और उसके बाद में है फुर्केंजी फाइबर्स। ठीक है, इस प्रकार से वेव होती है। ये यहाँ से जनरेट होगा, उसके बाद में एसए नोड, एसए नोड के बाद में एवी नोड्स और उसके बाद में बंडल ऑफ हिज और उसके बाद में फुर्केंजी फाइबर्स। इस प्रकार से हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट एक से एक आगे से आगे बढ़ता है जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंडीशन उत्पन्न होती है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हार्ट की तरंगों की प्रवाह निम्न प्रकार से होती है। कैसे होगी बच्चों? सबसे पहले एसए नोड होगा, तो इसके अंदर ये एसए नोड ले सकते हैं, इसको या इसको ले सकते हैं। अब एसए नोड के बाद में क्या होगा? एवी नोड्स, एवी नोड, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज जिसको एवी बंडल बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? एंट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। ठीक है, उसके बाद में बंडल ऑफ हिज, उसके बाद में फुर्केंजी फाइबर्स, फुर्केंजी फाइबर्स। इसको सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को याद कर ले बच्चे। सबसे पहले एसए नोड, उसके बाद में एवी नोड, उसके बाद में एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज, उसके बाद में फुर्केंजी फाइबर्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव है वो प्रोड्यूस होता है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बंडल ऑफ हिज को किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया है बंडल ऑफ हिज, जिसका दूसरा नाम है एवी नोड, सॉरी एवी बंडल्स। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बंडल ऑफ हिज को किस नाम से जाना जाता है? एवी बंडल्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे नोड को पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। मेकर, पेस मेकर। इसमें से कौन सी स्टेज कार्डियक साइकिल में नहीं होती है? एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है? 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल जिसके अंदर एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है। जब इसके अंतर्गत कार्डियक जो साइकिल है, ये हार्ट है, ये जो एट्रियल इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा,
उसके बाद में वेंट्रिकल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब हार्ट का एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद में डायस्टोल होगा। तो मतलब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं होता है क्या, कार्डियक डायस्टोल नहीं होता है, ये नहीं है। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। आया समझ में? अब थोड़ी सी बात करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। सिस्टोल कंडीशन वह कंडीशन जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोल कंडीशन होगा, जब हार्ट का डायस्टोल होगा तब क्या होगा, जब हार्ट रिलैक्सेशन मोड में होगा, जिसको डायस्टोल कंडीशन बोलते हैं। जब मैं कहूं कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है, ये प्रक्रिया सिस्टोलिक कंडीशन प्रक्रिया कहलाती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में हार्ट के अंदर पूरा ब्लड वेसल से अंदर गया, हार्ट खाली हो गया, उसके चेंबर के अंदर ब्लड खाली हो गया, उस कंडीशन के अंदर हार्ट एक रिलैक्सेशन मोड के अंदर आएगा, चेंबर खुलेंगे, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की सबसे बड़ी और प्रथम आर्टरी होती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड वेसल से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और जिसके अंतर्गत जो एरोटिक वाल्व से होते हुए ब्लड है वो एरोटा के अंदर धकेल दिया जाता है। तो ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर होता है। तो एरोटा इज ए सबसे बड़ी और फर्स्ट आर्टरी होती है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलियक फ्लेक्सस की शाखा नहीं है, कौन सी? कोरोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, एड्रिनल आर्टरी ये है, परंतु रीनल आर्टरी है। ये कोलियक बोल दो, सीलियक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सीलियक है ना, सीलियक ही है। तो ये है बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 118, सब एक एक हटा दिया, 118 ध्यान रखना। एब्डोमिनल एरोटा की शाखा नहीं है। एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच कौन सी नहीं है बच्चा? हेपेटिक आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, एड्रिनल आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी नहीं है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, मृत लाल रक्त कोशिकाओं का भक्षण होता है स्प्लीन में। बी इज ए करेक्ट आंसर। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 दिन के अंदर। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। और इन्फेंट है, चिल्ड्रन के अंदर 80 दिन के अंदर होता है। लाइफ स्पेन का मतलब हुआ उसका जीवन काल। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, परंतु उसके अंदर आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, उसको मृत हो जाती है, और नई आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ये होता रहता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन या नया बनना और पुराना डिस्ट्रॉय होना, ये 120 दिन के अंदर वापस नया बनती है, नई आरबीसी बनती है।
तो मृत आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहां डिस्ट्रॉय हो जाएगी? स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला गया है। स्प्लीन एक आरबीसी का कब्रिस्तान है। जैसे ही डिस्ट्रॉय आरबीसी हुई, मृत आरबीसी हुई, डेड आरबीसी हुई, वो स्प्लीन डायरेक्ट भक्षण कर लेती है, उसको खा जाती है और फिर बाद में नया आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो गया बी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है वो 80 डेज से होता है। एडल्ट के अंदर 120 दिन से होता है। ये जितना बच्चों में इस पैनल पे लिखा रहा हूं, बोर्ड पे लिखा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे वीवीआई है। इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें। लिम्फ नोड का सबसे बाहरी आवरण होता है कौन सा होता है? जो लिम्फ नोड होता है उसका आउटर लेयर होता है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। ये तो किसके पार्ट है? कॉर्टेक्स है, मेडुला है और हाइलम है, ये किडनी के पार्ट्स है। दूसरा है लिम्फ फ्लूइड है, उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर का सबसे बड़ा लसीकीय अंग लिम्फ नोड ऑर्गन होता है। लिम्फ ऑर्गन होता है बच्चों, शरीर के सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन है वो बच्चों है स्प्लीन। ए इज ए करेक्ट आंसर। और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो होता है लीवर, ये है ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, लसिका तंत्र के कार्य हैं परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करना, पोषण की क्रिया में भाग लेना, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में ले जाना। ये बहुत सही है, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। एक स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर होती है 16 से 20। ए इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है कि वाइटल साइन को बहुत हल्के में नहीं लो। वाइटल साइन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंदर बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, और उसके बाद में टेम्परेचर, इसके बारे में बेसिक जानकारी तो आपको याद रखना ही है। जैसे नॉर्मल बीपी होता है 120/80। अब आगे, इससे आगे भी कुछ होता है। 120/80 क्या बोरी? नहीं, किलो नहीं, उसका मात्रक है, उसका यूनिट बोलना mm.Hg। दूसरा है पल्स की बात करते हैं, तो पल्स होती है 72 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर 72 मिनट, जिसको मैंने बीपीएम लिख दिया। रेस्पिरेशन होता है 16 ब्रीथ पर मिनट, ये बीपीएम इसमें भी है, परंतु 20 से ब्रीथ हो जाएगा पर मिनट। उसके बाद में टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेल्सियस के अंदर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिएगा, बीपी के अंदर आपने देखा होगा कि ये बीपी होता है वो नॉर्मल होता है। जब बीपी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन। जब बीपी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं।
जब हार्ट रेट 100 से ऊपर हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। जब हार्ट रेस्पिरेशन रेट 10 से कम हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेडिप्निया। जब रेस्पिरेशन रेट 14 से ऊपर होता है उसको बोलते हैं ट्रेकिपनिया। अब ये रेस्पिरेशन रेट होता है 16 बीट ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल है, परंतु मैं आपको रेंज लिखाता हूं 16 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट, दूसरा 10 से लेकर के 24 ब्रीथ पर मिनट। दूसरी बात करते हैं 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट। ये सारे नॉर्मल होती है, ये ओल्ड पर्सन के अंदर देखने को मिलता है, ये एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। कई बुक्स के अंदर वेरिएशन होता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से बच्चों वाइटल साइन के अंदर ध्यान रखना है। बीपी बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, बीपी घट जाता है तो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन घट जाता है तो क्या बोलते हैं, पल्स रेट बढ़ जाती है तो क्या बोलते हैं, पल्स रेट घट जाती है तो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, या कितना नॉर्मल होता है। फीवर कंडीशन कब कहेंगे, व्हेन द टेम्परेचर एबो द 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसको पायरेक्सिया कंडीशन बोलते हैं, उसको फीवर कंडीशन बोल सकते हैं। ये बच्चों क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्या लिखा हुआ है, 16 से 20 प्रति मिनट रेस्पिरेशन नॉर्मल। लेरिंग्स का काम है, लेरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है, एलवी लिखाया था मैंने आपको, और ट्रेकिया है वो क्या है, विंड पाइप है। इस प्रकार से लेरिंग्स का मुख्य काम है ध्वनि उत्पन्न करना। वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं जिसको, साउंड बॉक्स। यदि ये अपन के नहीं हो तो फिर कुछ आवाज नहीं आएगा, ना कुछ बात करेंगे, ना कोई ध्वनि निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा, म्यूट हो जाओगे आप। नासिका के प्रमुख कार्य होता है नासिका का मतलब होता है नोज, नाक, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये तो जरूरी है। दूसरा है ऑल फैक्ट्री, ये भी जरूरी है। इस प्रकार से ए और बी इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्य इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कितना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसके अंदर 2500 ml रहेगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। एक रेस्पिरेशन जिसके अंदर एक नॉर्मल साइकिल के अंदर रेस्पिरेशन को इन और आउट कर रहे हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन एक्ट के अंदर रेस्पिरेशन को इन आउट करना टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होता है वो 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसके अंदर रेस्पिरेशन अंदर लेते हैं, फोर्सफुली जो जितना अंदर लेते हैं वो मैक्सिमम रेस्पिरेशन होता है। अंदर लेने वाला रेस्पिरेशन जिसका वॉल्यूम होता है 2500 ml होता है। लेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। सवर यंत्र बच्चों क्या है, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स या बोलते हैं वॉइस बॉक्स।
वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया लैरिंग्स होता है, उसको वॉइस बॉक्स के नाम से जाना बोलते हैं, एलवी बोलते हैं। कहां गया एलवी? लव कहां गया? ये बी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में बात करें, इंटरकोस्टल पेशियों की संख्या होती है 11 पेयर। इंटरकोस्टल मसल्स वह मसल जिसके अंदर ये रिब्स होती है बच्चों, इस प्रकार से। बच्चों इस प्रकार से ये क्या है? रिब्स है, ये पसलियां हैं। इस पसलियों के बीच में क्या होता है? गैप होता है। ये वाला जो पार्ट है ये इंटरकोस्टल मसल्स है। ये इसके बीच वाला जो मसल्स होती है वो इंटरकोस्टल मसल्स होती है। आया समझ में? तो ये कितनी होती है? 11 जोड़ी होती है। भोजन को निगलने की प्रक्रिया के दौरान स्वर तंत्र को बंद कर देता है कौन? एपिग्लोटिस होता है। मुंह खोलो बच्चों, एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एपिग्लोटिस बोलते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ये लिखा हुआ है बच्चों कि भोजन को निगलते समय प्रक्रिया के दौरान जो स्वर तंत्र को बंद कर देता है एपिग्लोटिस, लैरिंग्स। उसके बाद में ट्रेकिया की सामान्य लंबाई होती है बच्चों 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सी इज ए करेक्ट आंसर। अब ध्यान रखना है, माउथ के बाद में यहां पे बच्चों ये गला है ना, गला, यहां से 2 पाइप जाते हैं, ठीक है ना? 2 पाइप जाते हैं। एक तो जाता है पाइप जो सीधा पेट में जाएगा, खाना लेकर के जाएगा, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। दूसरा एक पाइप है जो हवा, ऑक्सीजन ले जाकर के फेफड़ों के अंदर ले जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि 2 पाइप होता है। एक पाइप होता है वो इसोफेगस होता है, वो पाइप फूड पाइप बोलते हैं, जिसको खाना लेकर के जाता है। जो ट्रेकिया से पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ यहां पे जो पहले है वो कौन सा पाइप है? वो ट्रेकिया पाइप है, रेस्पिरेशन को लेके जाता है। उसके जस्ट नीचे की तरफ, पीछे की तरफ होता है बिहाइंड द ट्रेकिया, कौन सा पाइप होता है? इसोफेगस। और इस ट्रेकिया का लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। अब देखा होगा कि आपने अंदर देखा होगा कि ट्रेकिया एक सीलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ होता है। इसके अंदर सी शेप्ड की रिंग होती है, जिसके अंदर रिंग की सेलों की संख्या होती है 16 से 20 होता है। ट्रेकिया के अंदर रिंग पाई जाती है जो सी शेप्ड की होती है, जिसके अंदर कितनी सी शेप की रिंग होती है? 16 से 20। ये भी याद रखना है। थोरेसिक कैविटी और उदरीय गुहा को अलग करता है। एक थोरेसिक कैविटी ये वाला पार्ट होता है जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, छाती वाला पार्ट होता है। उदरीय पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, जिसके अंदर पेट होते हैं, स्टोमक होता है। आपने देखा होगा कि थोरेसिक पार्ट के नीचे वाले पार्ट जो डायफ्राम होता है, ये ऊपर नीचे होता है। तो डायफ्राम पार्ट करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर देता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य टाइडल वॉल्यूम होता है ए नॉर्मल इस रेस्पिरेशन साइकिल के दौरान, एक नॉर्मल इस साइकिल के दौरान रेस्पिरेशन का इन और आउट होना टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं और बाहर निकाल रहा हूं, ये एक साइकिल हो गया। अंदर लेना और बाहर निकालना, ये कितना अंदर बाहर ले पा रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन के अंदर 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों,
रेस्पिरेटरी ट्री का एक टर्मिनल पार्ट, अंतिम शोर होता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि सबसे पहले नोज, रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर नोज, नोज से ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर उसके बाद में ब्रोंकाई, उसके बाद में ब्रोंक्योलेज, उसके बाद में लास्ट में होती है एल्वियोलाई। ये एक रेस्पिरेशन पैटर्न होता है, रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है और फेफड़ों तक, एल्वियोलाई तक जाती है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो जो टर्मिनल पार्ट, अंतिम पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, वो क्या है? एल्वियोलाई। ए इज ए करेक्ट आंसर। इस प्रकार से सीक्वेंस से चलता है रेस्पिरेटरी ट्रे, ट्रेनिंग ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी का सामान्य सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी। अब बच्चों वाइटल कैपेसिटी की बात करें जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजिड वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजिड वॉल्यूम होता है, जिसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और वाइटल कैपेसिटी होती है वो टोटल कितनी होती है? 4800 ml, 4800 ml होता है। क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजिड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 3300 ml। एक्सपायरेटरी रिजिड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वो होता है 1000 ml। और टोटल टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। इस प्रकार से बात करें तो ये टोटल कितने हो गए? 4800। ठीक है, तो इसके अंदर कितना, कौन सा राइट? वाइटल कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजिड वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजिड वॉल्यूम रहेगा। श्वास प्रणाली में पाए जाने वाले सल्ला अंग्रेजी के कौन से वर्ण के आकार का होता है? ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स होते हैं, चले होते हैं, वो अंग्रेजी के सी शेप के अंदर होता है। ये ट्रेकिया है, इसके अंतर्गत जो रिंग्स होती है वो इस प्रकार से होते हैं। ये सी बन रहा है ना बच्चों? सी शेप का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आर नाल की लंबाई होती है बच्चों, बताइए। आर नाल की लंबाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होती है। वो सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। पाचन तंत्र में एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर है, परंतु किडनी नहीं है। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। आरनाल की आधारभूत स्ट्रक्चर में सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा, सबसे इनर पार्ट होता है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओरल कैविटी की सत का निर्माण करता है वो फ्लैट करती है। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। जीभ में पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती है वो फंगीफॉर्म, वेलेट और फिलीफॉर्म होती है। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। खींच दिया बच्चों, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही है, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब जीभ का आ गया है। तो आपने देखा होगा कि जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं, पेपिला होते हैं, जिसमें स्वाद का ज्ञान होता है। मैं कहूं कि जीभ को 3 भागों के अंदर बांट दूं। जीभ तो लंबी होती है,
3 भागों के अंदर बांट देता हूं। ये वाला जीभ हो गई, देखो इतनी लंबी नहीं होती है जो मैंने बनाया है, परंतु इसको बच्चों एक बार थोड़ा सा देखिएगा। ये वाला पार्ट हो गया, इस पार्ट को मैं एंटीरियर पोर्शन बोल दूं, जीभ के पीछे वाला पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर बोल दूं, जो साइड में होता है उसको लेटरल बोलते हैं, ये वाला लेटरल, इसको भी लेटरल बोल दूं। बच्चों मैंने जीभ के पार्ट्स बना दिए। इतनी लंबी जीभ होती है, किसकी होती है मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखिएगा, जीभ के ये एंटीरियर पार्ट हुआ, ये पोस्टीरियर पार्ट हुआ, ये लेटरल पार्ट हुआ। आप भली भांति जानते हैं कि जीभ के अंदर एंटीरियर पार्ट के अंदर स्वाद अलग आएगा और पीछे वाले पार्ट में अलग आएगा, और लेटरल वाले पार्ट में अलग स्वाद का ज्ञान होता है, जल्दी से ज्ञान होता है। यदि मैं कहूं कि रसगुल्ला खाओगे, मीठी चीज होती है, साल्टी होती है, नमकीन होती है, उसका पत्ता टिप्स ऑफ द टिप ऑफ द टंग, जिसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम लिख दो बच्चों, टिप ऑफ टंग, जिसके अंदर यहां पे बच्चों सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी जो ज्ञान होगा वो एक तो होगा साल्ट, एक होगा स्वीट, बिटर होता है, कड़वा होता है। कड़वी चीजों का ज्ञान जीभ के पोस्टीरियर पार्ट में होता है, तो मैं यहां पे लिख लूं बिटर, BITTER, कड़वा। और लेटरल पार्ट के अंदर, जीभ के अंदर कौन सा स्वाद सबसे ज्यादा मालूम पड़ेगा? खट्टा, जिसको बोलते हैं SOUR, सॉर। अब ये तो लिख लिया, सब लिख लिया, याद हो गया। 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, भूल गए। परंतु मैं एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, जिसके अंदर आप कभी नहीं बोलोगे। ट्रिक क्या है बच्चों? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे इसको हटा करके ट्रिक बताता हूं। ससॉब, 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 एक और लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। ससॉब, साल्ट, स्वीट, एंटीरियर, उसके बाद में पोस्टीरियर में बिटर, और ये रहेगा लेटरल। हुआ ससॉब, जिसके अंदर साल्ट, स्वीट, एंटीरियर, पोस्टीरियर में बिटर बी, और बीच में है वो लेटरल में है, साइड में है ससॉब। ससॉब ऐसे याद रखना है बच्चों, भूलोगे नहीं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि टिप ऑफ द टंग के ऊपर किसका ज्ञान होगा, किस का स्वाद का मालूम पड़ेगा? साल्ट और स्वीट, नमकीन चीजें होगी, रसगुल्ला होगा, मीठी चीज होगी, उसका मालूम सबसे ज्यादा टिप ऑफ द टंग पर रखने से तुरंत मालूम पड़ेगा। एक अंधा आदमी को या कोई आंख बंद कर दे तो इस प्रकार से ससॉब याद रखना है। ये जीभ बना दिया है, इतनी बड़ी जीभ किसी की नहीं होती है, कुत्ते की होती है। इस प्रकार से देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बाद में मैं वापस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और बच्चों इसके बाद में 50 क्वेश्चन के बाद में 150 के बाद में मैं एक थोड़ा सा गैप लूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरे को एक चाय पीऊंगा बढ़िया, उसके बाद में वापस स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जाना कहीं नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल कैविटी की सत का निर्माण, प्लेट, लार्क का सामान्य पीएस कितना? 6.3 से लेकर के 6.8, डी इज ए करेक्ट आंसर।
अब जब पीएच की बात आ रही है तो ब्लड की पीएच बच्चों याद रखना है। अब ब्लड के अंदर पीएच की बात करते हैं तो 7.4 एग्जैक्ट है। रेंज की बात करें तो 7.35 से लेकर के 7.45 ये रहेगी। ब्लड की पीएच होती है वो स्लाइटली क्या होगी, एल्केलाइन। एल्केलाइन सारी होती है बच्चों, हल्की सी स्लाइटली लिख लिया मैंने, स्लाइटली। नेक्स्ट बात करते हैं आमाशय का सबसे निचला भाग जिसमें आमाशय अपनी जे शेप्ड में आकृति पूरी करता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा, मैं पूरा पूरा स्क्रीन पे लाता हूं। देखो देखिएगा, मैं कहूं कि स्टोमक, आमाशय का मतलब क्या हुआ, स्टोमक। ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार का ये जे शेप बन गया। इस प्रकार से ये स्टोमक की स्ट्रक्चर होती है, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यहां पे लिख दिया है, जिसके अंतर्गत इसके पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट होगा कार्डियक स्पिनेक्टर, ये होगा यहां पे पाइलोरिक स्पिनेक्टर, ये पार्ट होता है बॉडी होता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है वो फंडस होता है, फंडस होता है। अब बच्चों मैं कहूं कि ये वाला जो पाइप होता है वो क्या होता है, इसोफेगस। ये वाला पार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। स्टोमक के अंदर दो प्रकार के स्पिनेक्टर होता है। ऊपर वाला स्पिनेक्टर होता है जिसको इसोफेगस से स्टार्ट होता है, इसोफेगस के अंदर ओ से स्टार्ट होता है, परंतु मैं कह दूं कि ई, इसोफेगस को ई प्रोनाउंस करें। वहां पे जो स्पिनेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिनेक्टर बोलते हैं। कार्डियक स्पिनेक्टर मतलब सी, अब सी के बाद में ई। इस प्रकार से याद रखना है, ऊपर नीचे स्पिनेक्टर को नहीं करना है, कंफ्यूजन हो जाओगे भाई। कार्डियक स्पिनेक्टर कहां पाया जाता है, इसोफेगस को कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, सबसे निचला भाग यहां पे बताया गया है। तो ड्यूडिनम से जुड़ा हुआ भाग होता है, ये वाला तो ड्यूडिनम है, इससे जुड़ा हुआ निचले पार्ट के अंदर होता है वो पाइलोरिक स्पिनेक्टर होता है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि आमाशय का सबसे निचला भाग जिसके द्वारा आमाशय अपनी जे शेप्ड स्ट्रक्चर में आकृति पूरा करता है, तो ये पाइलोरिक स्पिनेक्टर होगा। तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा, पाइलोरिक एंट्रम, एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम पार्ट रहेगा। अब एक तो क्वेश्चन ये आता है कि लोअर पार्ट होता है, ड्यूडिनम से जुड़ा रहता है, वो पाइलोरिक पार्ट होता है। अपर पार्ट होता है वो इसोफेगस से जुड़ा रहता है। परंतु मैं कहूं कि पाइलोरिक स्पिनेक्टर का कनेक्शन किससे होता है, तो ड्यूडिनम में होगा। कार्डियक स्पिनेक्टर का कनेक्शन इसोफेगस से होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए मैंने इतनी कहानी, इतनी रामायण आपको यहां पे लिखाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, छोटी आंत का भाग नहीं है। मैंने बच्चों आपको बताया था कि एक इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है, उसके नाम याद रखना जरूरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक बताया था, DJI, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो
डिड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। छोटी आंत का भाग कौन सा नहीं है? सीकम पार्ट नहीं है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा? अरे रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ए ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर इज सबसे बड़ी होती है। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो स्किन होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड होगी तो कौन सी होगी? लीवर होगी। और लार्जेस्ट लिम्फ नोड होगा तो वो कौन सा होगा? स्प्लीन। वसा में घुलनशील विटामिन ए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ए, डी, ई, के, डी यानी ऑल रहेगा। विटामिन डी की कमी से ये भी नहीं बताऊंगा। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स होता है, बता तो दिया। डेंटल कैरीज भी होता है। स्किन का कार्य नहीं है, स्किन का कार्य क्या नहीं है? इम्यूनिटी प्रदान करना, ये नहीं है। दूसरा प्रोटेक्शन है, टेम्परेचर मेंटेन है और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। किडनी की काट देखने पर उसमें ऊतकों के बने हुए 3 भाग दिखाई देते हैं। निम्न में से कौन सा भाग नहीं दिखाई देता है? कौन सा नहीं दिखने को मिलता है? उसके अंदर हाइलम पार्ट नहीं दिखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत बच्चों ए इज ए राइट आंसर रहेगा। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। किडनी वाला पूरा करवा देता हूं। देखो, मेडुलरी लूफ के नाम से जाना जाता है हेलने का लूफ, लूफ ऑफ हेलने। इसके अंदर बच्चों सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा फेस पाया जाता है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ऑल। इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका वीडियो ग्रुप यूट्यूब में आया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। इसके अंदर ये सब सारे के बारे में जिक्र किया हुआ है। मूत्र का आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, रेंज के बात करें 10 से 25, ऐसे याद रखना, भूल जाओगे 1.010 से 1.025 नहीं, 10 से 25। अब 10 से 25 किसके अंदर है? 10 से 20, 11 से 20, 10 से 50, 10 से 25। आया समझ में? यदि ये भी नहीं आता है तो इसके पास में निकटतम रेंज आएगी, उसको सेलेक्ट करना है, वो सही हो जाएगा आपका। एक एडल्ट मनुष्य में मूत्राशय की कैपेसिटी, ब्लैडर कैपेसिटी की बात करते हैं, इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं। मैं कहूं कि ए पर डे यूरिन आउटपुट कितना होता है? पर डे यूरिन आउटपुट होता है, वो होता है 1000 से 2000 ml। दूसरी बात करते हैं कि 400 से कम यूरिन आउटपुट होता है, उसको ओलिगो यूरिया बोलते हैं। 2000 से ज्यादा यूरिन आउटपुट होता है, उसको पोली यूरिया बोलते हैं। 100 ml से कम होता है, उसको एन यूरिया बोलते हैं। और ब्लैडर कैपेसिटी होता है वो 500 ml। इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। तो 144 क्वेश्चन तक आज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। आज इतना ही, धन्यवाद। हरिओम हरिओम।